सही है। तो धारा घनत्व के लिए जब भी बात होगी, कोई भी घनत्व हो, धारा घनत्व हो या किसी भी घनत्व की बात की जाती है, तो हमेशा उसके एकांक यूनिट के साथ, एकांक इकाई के साथ मान ज्ञात करते हैं। एकांक। अब अपन धारा की बात करें तो धारा अगर किसी चालक, माना कि अपना कोई चालक है, तो धारा जब भी प्रवाहित होती है तो चालक के इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका मतलब धारा क्षेत्रफल में से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है धारा घनत्व की परिभाषा के लिए कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे जो सिंबल देते हैं अपन, जैसे जो प्रतीक देते हैं, वो जे है, जे से व्यक्त करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर माना कि ये कोई आपका चालक है, ठीक, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ये धारा दिखाई गई है, ये धारा की दिशा हो गई, तो ये धारा की दिशा आई बन गई और यही आपकी जे की दिशा रहेगी और ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज दैट ये आपका क्षेत्रफल ए हुआ। ठीक। तो माना अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए से प्रवाहित धारा आई है, तो धारा घनत्व क्या होगा? J इक्वल टू आई अपॉन ए। यहां मैंने J के ऊपर तीर लगाया है। तीर किस बात का प्रतीक है? सदिश राशि का। इसका मतलब ये सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अदिश राशि प्राप्त हो रही है, आई इक्वल टू। तो इन दोनों में कौन सा मल्टीप्लाई होगा? जब हमें ये अदिश मिलेगी, गुणा 11वीं क्लास में दो प्रकार के पढ़ाए थे, एक आपको डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में आपका डॉट लगता है जब दो सदिश राशियों का गुणा एक अदिश राशि प्राप्त हो। दो सदिश राशियों का गुणा एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है। माना कि ये यहाँ पर कौन थीटा है, तो आई, जब यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? बोलो। डॉट प्रोडक्ट हटाने पर कॉस, तो जे ए कॉस थीटा। ये जब है कि जब आपका धारा घनत्व की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में थीटा कोण बना हो। थीटा की स्थिति, अब ये जो आई का मान है वो थीटा पर निर्भर करेगा। तो थीटा की कंडीशन लगा लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो आपका आई बराबर जे ए कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 का मान 1, तो इसलिए जे ए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, अधिकतम मान कहलाएगा। क्लियर? चलो सेकंड कंडीशन अगर देख लें
कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो जाए तो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 0। यहां पर ये दो टॉपिक हो जाते हैं। इससे इस संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेष बातें हैं धारा घनत्व की, वो सबसे पहली बात कि यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो विद्युत धारा के अनुदिश होती है। जो दिशा विद्युत धारा की होगी वही दिशा धारा घनत्व की होगी। दूसरी बात, जो धारा घनत्व का सूत्र दिया था हमें, J बराबर I अपॉन A, यहां से हम इसका मात्रक लिख देंगे कि मात्रक इसका जो हमें प्राप्त होगा एम्पियर बटे क्षेत्रफल का मात्रक बोलो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कहते हैं। ठीक, इसकी जो विमा है, विमा या विमीय सूत्र, विमा या विमीय सूत्र, ऊपर का ए आएगा कैपिटल बड़े कोष्टक में लिखते हैं इसको, नीचे एल स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, इसलिए ऊपर चला जाएगा तो ए एल माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख रहे हो तो अगर एम एल टी तीनों के पदों में अगर लिखना चाहें तो एम और टी इसमें है नहीं, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं या करके m1 m0 l माइनस 2 t0 a1, ये इसका विमीय सूत्र होगा। 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, धारा घनत्व का विमीय सूत्र लिखिए। तो देख लीजिए, धारा घनत्व का विमीय सूत्र इस तरीके से लिखना था। कई बार परिभाषा भी पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है बोर्ड में। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सबसे पहले यही रहता है कि इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक से संबंधित बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसका आंसर क्या देना है। धारा घनत्व की परिभाषा से भी पूछा जा सकता है, धारा घनत्व के मात्रक से पूछा जा सकता है, धारा घनत्व के विमीय सूत्र से भी पूछा जा सकता है। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर ये लगभग आधा चैप्टर डिपेंड कर जाता है। टॉपिक का नाम है अपवहन वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवहन वेग को देखते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी। अपवहन वेग, अपवहन वेग भी बोलते हैं इसे, अपवाह वेग भी बोलते हैं, अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो इसमें हम बताएं आपको कि कोई भी जो चालक होता है, चालक में सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्त अवस्था में होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन स्वतः ही धातु पृष्ठ से या चालक से बाहर नहीं आते, क्योंकि अपनी तापायनिक ऊर्जा के कारण ये अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करने के कारण इनका जो प्रारंभिक औसत वेग है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ हम समझेंगे इस बात को
कि धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी तापायनिक ऊर्जा के कारण अनियमित गति करते रहते हैं, जिस कारण इनका प्रारंभिक औसत वेग शून्य हो जाता है। तो प्रारंभिक औसत वेग कितना प्राप्त होगा हमें? 0। चित्रफल के अनुसार अगर इसी चालक को किसी विद्युत स्रोत से या किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सिरा इसका प्लस हो गया, ये सिरा इसका माइनस हो गया। प्लस से माइनस की ओर इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है जो एक सदिश राशि है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। ठीक, तो इस समय जब बैटरी से जोड़ दिया है, एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित हो गया, और इस बल के कारण जैसा कि हम चित्र में महसूस कर रहे हैं, इस बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को हम कहते हैं अपवहन वेग, अनुगमन भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो परिभाषा है, परिभाषा यहां से दी जाती है। क्या दी जाती है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। अपवहन वेग कहलाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के वेग प्राप्त हुए, एक बिना बैटरी जोड़े हुए, एक बैटरी जोड़ने के बाद। तो बैटरी जोड़ने से पहले बिना बैटरी के जो औसत वेग है वो अपना शून्य प्राप्त होता है, जो कि प्रारंभिक अवस्था में है। बाद में बैटरी जोड़ने के बाद जो हमें वेग प्राप्त हुआ वो, तो यहां से शुरू करेंगे। इसके जो व्युत्पन्न है, इसके जो डेरिवेशन है, उसकी जो स्थापना है वो हम करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होगा F बराबर QE, ये सूत्र लेते हैं अपन। यहाँ हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर है, लेकिन जो बल की दिशा होती है वो इसकी विपरीत होती है। इसीलिए F और इलेक्ट्रॉन का आवेश QE के बराबर होता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, लेकिन इन दोनों की जो दिशा है वो ठीक एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए विपरीत होने के कारण यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा माइनस। ठीक, माइनस चिन्ह लगा दिया। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ये माइनस क्यों आया है, तो मैं इसको आपको फिर एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है, ये जो माइनस चिन्ह है, वो
दिशाओं के कारण है। विद्युत क्षेत्र की दिशा थी हमारी प्लस से माइनस की ओर और बल की दिशा थी माइनस से प्लस की, इसलिए ठीक। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलेगा हमें? F बराबर ma। ठीक है। यहाँ अगर चाहो तो आप दिशा को हटा करके और इसे मापांक के रूप में या परिमाण के रूप में लिखना चाहें तो F बराबर E होगा। इससे क्या फायदा होगा कि परिमाण जब भी लिया जाता है तो ये मापांक के रूप में लिखी जाती हैं दोनों राशियां, मापांक के रूप में, और मापांक के रूप में लिखने पर F के ऊपर जो तीर है वो हट जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, E के ऊपर से तीर हट जाएगा। क्योंकि जो प्लस है प्लस का भी मापांक प्लस होता है और माइनस का भी मापांक प्लस होता है। इसलिए F का मान अगर यहाँ रखते हैं तो E बराबर ma, A बराबर E बटे m। इसे अपन कोई एक समीकरण नंबर दे सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक तो त्वरण निकल आया। अब गति के प्रथम समीकरण से इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न होगा। प्रथम समीकरण क्या होता है? v = a_t1। ये हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो v1 u1 + a_t1। ठीक। इसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए u2 + a_t2। इसी प्रकार से आप अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए लेंगे तो nवां इलेक्ट्रॉन होगा Vn = un + a_Tn। ठीक। परिभाषा क्या कह रही थी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत कैसे निकलेगा? इन सभी वेगों को जोड़ो और n का भाग लगाओ, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग इधर निकाल देंगे हम। इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, ठीक। औसत वेग के लिए जो औसत वेग है वही प्रतीक बनेगा आपका Vd। क्या बनेगा? Vd v1 + v2 + v3 ... Vn टोटल होल अपॉन n, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो u1 a_t1 पहला v1 का मान, u2 + a_t2, u3 + a_t3। इसी प्रकार से आप जोड़ते लाएंगे un + a_tn पूरे के बट्टे में n। यहां से हम देख रहे हैं कि u1, u2, u3, u4, un, uu वाले पद अलग हो जाएंगे और a दो सब में कॉमन है, तो इसे लिखा जा सकता है u1 + u2 + u3 + ...
UN, ठीक है, प्लस A कॉमन हो गया, इधर का हटा देते हैं, जरूरत पड़ेगी इसमें से हमें त्वरण के मान की, क्योंकि A कॉमन ले रखा है। तो ये आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, और इसके पूरे के बट्टे में है n। लेकिन जब ये पूरे के बट्टे में है तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो a प्लस बी बट्टे 2, क्लियर। चलो इससे आगे बढ़े तो a बट्टे 2 प्लस b बट्टे 2 अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस में un के बट्टे में n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये हो गया tn पूरे के बट्टे में n। ये क्या हो गया, u का औसत, u मतलब प्रारंभिक वेग का औसत। अब प्रारंभिक वेग का औसत हमें पहले से पता है, और ये जो मान है इसे हम विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल की जगह पर एक प्रतीक देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि Vd इक्वल टू u औसत प्लस a टो। तो यहां पर जो टो है, टो इसकी जगह पर लिखा, और ये तो आपको पता ही है कि समीकरण 1 से u औसत का मान हमारा 0 था, और टो हमने कितना लिखा है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn पूरे के बट्टे में n, जिसे हम कहते हैं विश्रांति काल। तो Vd इक्वल टू मिला हमें 0 प्लस a टो। a का मान रखेंगे, मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या मिलेगा, Vd बराबर a हमारे पास ये है जिसे मैंने छोड़ा, अभी हटाया नहीं, ठीक है। तो E बटे n इंटू टो, ये हमें अपव्यय वेग के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी तो इसका सीधा सीधा प्रश्न होता है कि अपव्यय वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी कभी ये थोड़ा इसे घुमा करके पूछता है, तो घुमा करके जब पूछता है तो कहता है कि अपव्यय वेग और विश्रांति काल के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अपव्यय वेग और विश्रांति काल के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये अपव्यय वेग हुआ, ये विश्रांति काल हुआ, तब भी हमें यही डेरिवेशन करना होता है। क्लियर। चलो यहाँ पर जो एक नई बात आ गई, विश्रांति काल हेडिंग डाल करके परिभाषा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय के औसत मान को, लगे समय के औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं।